की बात करें, मैं मकसद है किसी तरह से कुर्सी हासिल करना। राजनीति कुर्सी हासिल करने का टूल नहीं है। विपक्ष को स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, और ये चीज पहले होनी चाहिए थी। क्या 2027 में आम आदमी पार्टी आरजेडी के साथ जा सकती है? कि अगर इंटेंशंस आपके गोवा के हित में है तो मैं मानता हूं कि एक साथ में चलने में कोई भी कहीं पर भी नुकसान किसी का होता नहीं है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला हुआ, उसका जो पैसा था 2022 की गोवा इलेक्शन में लगाया गया। बीजेपी का जो इमेजिनेशन है उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आप कोई भी सीरियल बना सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम है राजदेव वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। आज हमारे साथ है गोवा के प्रदेश अध्यक्ष अमित पालेकर जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। सबसे पहले तो ये 2027 की तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से पार्टी ने जो कैडर बिल्ड करना था, जो पहले शायद हुआ नहीं था, आज उसको बड़े ज़ोर से वो काम चल रहा है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे काम भी शुरू करे जिससे हम लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। जैसे हमने आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक करके एक कॉन्सेप्ट शुरू करा है जिसमें हम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लीडर्स के साथ में हेल्थ मॉडल जो हमने दिल्ली में चला था, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक थे, उस तरीके का मॉडल जो हमारे एमएलए थे, जो हमारे एमएलए हैं बंजी वेगस, उन्होंने वहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैसा पहला कॉन्सेप्ट शुरू करके पहला क्लिनिक शुरू करा था। उन्होंने बाद में वैसे बहुत सारे क्लिनिक शुरू करे। तो हम भी अभी उसी तरीके से दूसरे जो हमारे एमएलए इंजीनियर क्रूज सिल्वा, उन्होंने भी शुरू करा है। मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू करा है। कल हमने और एक खोला, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज लीडर्स के जो लीडर्स को हम मेंटर कर रहे हैं, जो हमारे लीडर उभर के आ रहे हैं, उनसे भी हम नए क्लिनिक खुलवा रहे हैं, और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत है। सो लोगों के साथ कनेक्टिविटी, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, काम की राजनीति जो हमने दिल्ली में करके दिखाया, जो हमने पंजाब में करके दिखाया, वही राजनीति हम गोवा में शुरुआत करना चाहते हैं। दिल्ली की बात जो आप बार बार कर रहे हैं, दिल्ली में जो किया आपने, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुए उसमें तो जनता ने कहा कि कुछ किया ही नहीं है। जिस काम की बात हो रही थी, कहा कि काम नहीं, माल इकट्ठा किया जा रहा था। स्वास्थ्य की बात हो रही थी, उसके ऊपर सवाल उठे। एजुकेशन की बात हो रही थी, उसके ऊपर सवाल उठे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं बड़ी चूक और कमियां रही, जिसकी वजह से दिल्ली जो कि गढ़ था आम आदमी पार्टी का, वो हाथ से निकल गया। ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि गोवा के लोग भी उसी बात को मानेंगे? देखिए, आप पंजाब की बात करो या दिल्ली की बात करो, दिल्ली का जो हमारा हम उसे हार नहीं मानते हैं। नंबर्स कम आए क्योंकि वोट शेयर कहीं हिला नहीं है। 45% का वोट शेयर इंटैक्ट था, 46% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है। बहुत सारी गलतियां शायद करी होगी पार्टी ने भी, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि लोग जो काम कर रहा है उसका जो रिटर्न्स है वोटिंग के माध्यम से दे ही देंगे। बट कहीं ना कहीं ये बात हमने पहचानने में चूक कर दी कि भारतीय जनता पार्टी 2-2.5 साल से जो काम कर रहा था वहाँ पे, वो वोट कटौती का जो काम कर रहा था, जहाँ से वोट कटौती हो रही थी, इलीगल वोट्स ऐड हो रहे थे, साम दाम दंड भेद वाला जो भारतीय जनता पार्टी का काम था वो वहाँ पे चलता गया। उन्होंने खुद अपने जो चीफ मिनिस्टर और हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नियरली 40,000 वोट्स की कटौती करी। तो किस तरीके से वोटर्स डिलीशन, दिन में 5-5 हज़ार वोट डिलीट हो गए थे। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली काबिज करी है। और आज दिल्ली का जो हाल है, चाहे वो यमुना का हो, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे वो बारिश में जो कहते थे कि हमारा ट्रिपल इंजन सरकार है, अभी हम ये करेंगे, अभी एमसीडी भी आप ही के पास है। हाल बेहाल तो दिल्ली का हो ही चुका है। और दिल्ली की जनता, मैं इतना विश्वास करता हूं कि जो अगला इलेक्शन होगा 5% ज्यादा वोट शेयर से जीत के आएंगे। मेरा सवाल ये था कि जिस दिल्ली का जिक्र, जिस मॉडल की हम बात कर रहे हैं, वो फिलहाल नकार दिया, वापस दिल्ली से मैं ये बिल्कुल चीज नहीं मानता हूं कि नकार दिया है। जो आम आदमी वहां का था वो आज भी इस बात से नाराज है कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ आई है। और हम देख रहे हैं आज आप बसेस का जो, मैं सिंपल सी चीज़ कहता हूँ, जो बस हमने महिलाओं के लिए जो बस फ्री करी थी वो बंद कर दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक बंद करे जा रहे हैं, स्कूल के फीस 10 जो हमने 5-10 साल में नहीं करने दिया था, वो आज स्कूल ने ऐसे फीस बढ़ाया और स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया। मतलब ये सब लोग देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो हम काम की राजनीति की बात मैं गोवा में जो कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे दोनों एमएलए, गोवा का बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसे मानते हैं, वो डिफेक्शन है। हमने देखा है 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस के चुन के आए विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में डिफेक्ट करा।
हमारे 2 ही एमएलए है, 2 एमएलए रहेंगे। 2 एमएलए जो है उन्होंने कभी भी ये कोशिश नहीं करी, और बहुत कोशिश करी गई उनको निकालने की, उनको ल्योर करके, उनको धमका के बहुत सारी कोशिश करी गई कि वो जंप करे, वो डिफेक्ट करे, बट वो नहीं हुआ। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल हमने लोगों में बिल्ड करा है कि हम वो पार्टी है जो काम की राजनीति करते हैं, हम वो पार्टी है जो गोवा में बदलाव ला सकते हैं, हम वो पार्टी है जो गोवा में अपोजिशन में भी रह के हम वो चीज़ कर दिखा रहे जो कोई भी जो रूलिंग पार्टी का एमएलए वो नहीं कर पाया। आज हमारे जो हेल्थ क्लिनिक है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमने जो रिवैम्पिंग करी है, हमारा डेवलपमेंट है, हमने जंप नहीं करा, हमारे विधायकों ने जंप नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के जो विधायक यहाँ से चुनकर वहाँ गए, उन्होंने कहा कि हम डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, बट आप उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखिए, खुद सेंटा क्रूज कॉन्स्टिट्यूएंसी देखिए, बीजेपी ने कोशिश ही ना की हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस से नंबर पूरे हो गए। आपको एक चीज़ मैं बोलता हूँ, बहुत ईजी था 2 लोगों को उधर लाना और वहाँ से यहाँ से 8 लोग लाना, मतलब कांग्रेस से 8 लोग लाना। जो खरीदे गए, जो विधायक खरीदे गए या जिनको वहाँ पे मिनिस्ट्री प्रॉमिस करके जिनको वहाँ पे लेके गए, बात यह है कि जिन्होंने उनको वोट करा था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट करा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं करा था, उन्होंने बदलाव लाने के लिए करा था। तो पहले तो विश्वास, बिल्कुल, सो गोवा का वोटर दल से दूसरे दल में जाना बहुत कॉमन सा हो गया, और जो दल बदल कानून भी लाया गया था वो गोवा से ही शुरू हुआ था, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां गोवा में हमेशा रही है पार्टी को छोड़कर दौड़ मारने की, वो कोई रीत पुरानी नहीं है, नई नहीं है, पुरानी रीत है। खैर 2022 में एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी एक बड़े नंबर के साथ विधानसभा में पहुंचेगी, लेकिन 2 पर सीमित रह गया। ऐसा क्या कारण था? क्योंकि 2017 में जब पहली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, उस वक्त करीब 6.3% का वोट शेयर था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, लेकिन 2022 में बहुत ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं, वो पॉइंट कुछ प्रतिशत ही बढ़ा। क्या कमियां मानते हैं कि कहां ऐसी चूक हो गई, और उन चूक से सबक लेकर 2027 में कैसे आप जाने की तैयारी? हम जब 2027 की बात करते हैं तो 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, इसका पूरा एनालिसिस हमारे पास है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस वक्त जब 2022 का चुनाव लड़ा गया, मैं तो 2 महीने पहले आया था, और बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जो महीना पुराने, 2 महीना पुराने थे, और शायद उसकी वजह ये थी कि पार्टी ने बहुत कुछ काम करा था यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं लीडरशिप कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई करने में चूक कर गए थे उस टाइम पे। आज बात अलग है, आज 2027 के इलेक्शन के लिए 2 साल बाकी है, और 2 साल बाकी होने के बजाय 2 साल बाकी होने के बाद भी हम लोग आज जो काम कर रहे हैं, जैसे हमने कैंडिडेट आइडेंटिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। मैं आज आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 14 से 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे हैं जहाँ हमारे कैंडिडेट्स पूरे तरीके से जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वो बात 2022 में नहीं थी, 2017 में भी नहीं थी। मैंने, जैसे हम लोग जो वोट शेयर उस टाइम पे आया था सेंटा क्रूज कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत कम था वोट शेयर आम आदमी पार्टी का 2017 के इलेक्शन में, 2022 में बढ़ा। बट बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहाँ पे वोट शेयर बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे कम हो गया था। उसकी वजह ये थी कि कहीं ना कहीं कैडर बिल्डिंग में चूक हो गई थी, कैडर बिल्डिंग करा नहीं गया था। और आज उसी वजह से मैं पहले आपको एक ही चीज़ यहाँ से शुरुआत करी थी कि हम आज कंसंट्रेशन जो कर रहे हैं वो कैडर बिल्डिंग पे कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना ऑर्गेनाइजेशन से बिना ऑर्गेनाइजेशन का आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और ये चीज़ हमने जान लिया, मान लिए, और इसी को आगे करते हुए हम बढ़ रहे हैं। बात डिफेक्शंस की हो तो एक बात गोवा में बहुत तय है कि गोवा का एनसाइक्लोपीडिया बन सकता है। आप देखिए, चाहे वो 2017 हो, 2022 हो, जिन्होंने कांग्रेस के विधायकों को चुन के दिया था, उसी विधायकों ने जंप करा। 2017 से कुछ भी सीख नहीं हासिल हुई, और 2022 में भी वही रिपीटेशन हो गया। आज मैं ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपको एक गारंटी दे सकते हैं, और वो है कि हम यहाँ से वहाँ जंप नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा कि कल चीफ मिनिस्टर खुद कहता है कि ये यहाँ पे कुछ तो करना है, मतलब असेंबली में ये होने वाला है, वहाँ पे बोला मैं कांग्रेस को मैं मैनेज कर लूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो मेरे ख्याल से एक एज फॉर्मिडेबल ओपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इंटेग्रिटी हो, आपके पास अच्छा काम करने का इंटेंशन हो, और आपकी नीयत अगर अच्छा काम करने की हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता, जीतने से भी नहीं रोक सकता, सरकार बनाने से भी नहीं रोक सकता, और अच्छा काम करने से भी नहीं रोक सकता। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही, दिल्ली में जो कथित शराब घोटाला हुआ, उसका जो पैसा था 2022 की गोवा इलेक्शन में लगाया गया, क्या आपकी लीडरशिप को भरोसा था कि जो पैसा लगाने से ही जीत हासिल कर लेंगे? ये भी एक कमी रही।
देखिए, या वो बीजेपी मैं आपको एक चीज़ बहुत 100% कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो इमेजिनेशन है उससे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आप कोई भी सीरियल बना सकते हो। वही इमेजिनेशन से उन्होंने एक केस रची जिसमें कभी कहीं पैसा, मतलब आप कोई भी कहते हो कि पैसा यूज़ हुआ या पैसा लिया गया, इतने सारे हजारों रेड करे गए। गोवा में मुझे भी ईडी ने बुलाया, कहीं से भी पैसा बरामद हुआ, कहीं से भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए कि जैसे कि इतना पैसा यहाँ से का, पहले 100 करोड़ था, फिर 1000 करोड़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा है बेल देते हुए कि ये सब इमेजिनरी है। ये जब दैट सीबीआई हैज़ बिकम स्टूज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और आप देख रहे हैं, मैं सिंपल चीज़ कहता हूँ, आप कोई भी चीज़ कोई केस निकाल के देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लीडर छोड़िए, कोई भी एक वॉलंटियर जिसके ऊपर ईडी ने आज तक केस करी हो, कोई भी एक वॉलंटियर जिसके ऊपर सीबीआई ने केस करी हो, और जिनके ऊपर केस करे हैं, जैसे छगन भुजबल बोलिए या पवार जी बोलिए या यादव जी, कोई भी बोलिए, जो अरेस्ट नहीं हुए या जो अरेस्ट होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गई है, उनके ऊपर से केस हटवाए गए हैं। फाइल गायब हो जाते हैं, फाइलें जलती है। दिल्ली बॉम्बे में तो आग लग गई, वहाँ पे भी फाइलें जली। तो ये फाइलें बीजेपी में जो गए उनकी फाइलें क्यों जलती है? और आम आदमी पार्टी की फाइल आज तक जली नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी लीडर्स को अरेस्ट करके वापस बेल भी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि ये केस इसमें बनता नहीं है और इसीलिए हम उनको बेल दे रहे हैं। बात वक्त की है, वक्त बताएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि अगर गोवा में पैसा है तो शायद भारतीय जनता पार्टी में देखा होगा, हमने कहीं पर भी पैसे खर्चे होते हुए नहीं देखे। इतने सारे पैसे हमारे डिस्पोजल पे होते तो शायद हम उसी से जीत जाते, बट बात ये नहीं थी। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, सेंटा क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, वहाँ पे हमने उस एरिया में लीड ली जहाँ पे बोला जाता था कि पैसे से वोट खरीदे जाते थे, बट लोगों ने हमें वोट करे बिना पैसों के। वहाँ पे जो कांग्रेस ने पैसे खर्चे करे या भारतीय जनता पार्टी ने जो खर्चे करे, हमें दिख रहे थे। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम हमारे पास थे भी नहीं, तो हमने काम की बात करी, हमने रिलेशनशिप की बात करी, हमने कहा कि मैं हूँ, आपके लिए आया हूँ, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, विश्वास करिए। आज उसी को बात बढ़ा के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आप मेरे साथ सेंटा क्रूज कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो एक्सेप्टेंस लेवल 2022 और 27 के बीच में हुआ, वो एक्सेप्टेंस लेवल इसलिए हुआ कि आज भी मैंने 2022 के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी नहीं अपनी। मैं हर एक घर जाता हूँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ जाता हूँ, और यही हमारे बाकी जो विधायक के कैंडिडेट वो कर रहे हैं। आज कोई भी हमारा जो वॉलंटियर है, जिसको हम आगे चल के विधायक बनाना चाहते हैं और विधायक जो बनना चाहता है, हम उनसे यही कहते हैं कि आपने काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, काम की राजनीति करनी है। पैसे से वोट खरीदे जाते तो हर कोई जो रईस होता वो एमएलए होता, जाहिर सी बात है। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है, आप भी विपक्ष में हैं और विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो गोवा से जुड़े हुए हैं, गोवा को परेशान भी कर रहे हैं। फिर चाहे कैसीनो की बात कर लें, माइनिंग की बात कर लें, अवैध कंस्ट्रक्शन जो है उनकी बात कर लें, टूरिज्म की बात कर लें, और भी इसी तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है ताकि एक सॉल्यूशन मिले, क्योंकि सारे काम जो सरकार ने करने हैं उसकी जवाबदेही तय कराना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो वहां कहीं ना कहीं कमजोर दिखते हैं। कुछ धरना प्रदर्शन तो जरूर हो गए, लेकिन जिस एनर्जी के साथ, जिस ताकत के साथ आम आदमी पार्टी को इन तमाम मुद्दों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो कहीं दिखती नहीं। देखिए, मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं इसको और एक घोटाला ऐड करना चाहूँगा, और गोवा का शराब घोटाला। किसी ने भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि गोवा में शराब घोटाला हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं से सरकार जुड़ी हुई है। हर महीने में एटलीस्ट 15 या 10 व्हीकल जो है वहाँ महाराष्ट्र या कर्नाटका बॉर्डर्स पे जिनको जब्त किया जाता है, जहाँ पे शराब मिलती है लाखों के हिसाब से, और वो लाखों को ऐड कर लो तो करोड़ों का जो शराब है, अवैध शराब है, गोवा से बाहर जा रही है, गोवा में आ रही है। तो इसका मतलब ये भी घोटाला आप ऐड करिए। इसमें माइनिंग भी हो। माइनिंग आज ऐसे माइनिंग सरकार कह रही थी 3 साल से कि 6 महीने में शुरू कर देंगे, आज 3 साल हो चुके हैं, माइनिंग तो शुरू हुई नहीं है। जो ब्लॉक ऑक्शन हुए वो भी कहीं ना कहीं लिटिगेशन में फंसे हुए हैं। आप टूरिज्म की बात करो, ना के बराबर रह गया। आज गोवा का टूरिज्म कहीं ना कहीं गया है क्योंकि हमने कंसंट्रेशन अलग जगह कर दी है। आप जमीन कन्वर्जन की बात करो, हमने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। आज खुद हमारे दोनों एमएलए, जिनको आज कुमनेदा जो लैंड है जिसके ऊपर एनक्रोचमेंट है, जो बहुत सारा एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, उसके ऊपर हमने अपोज करा है कि ये क्यों कर रही है सरकार।
फिर आप कहिए कसिनो में गेमिंग कॉर्पोरेशन, आज तक गेमिंग कमिश्नर बना नहीं है। क्यों नहीं बना? नियत नहीं है सरकार की करने की, क्योंकि वो हो जाएगा कोई तो इनका जो आउट ऑफ पॉकेट इनकम बन रहा है वो बन नहीं पाएगा। आप आज स्मार्ट सिटी की बात करो, हमने आवाज़ उठाई है, हमने जॉब्स कैंप पे आवाज़ उठाई है। हम कहते हैं कि हर एक जो चीज़ है आज गोवा में चल रही है, जो सरकारी काम चल रही है, बिना कमीशन के होता नहीं है। और आए दिन हम कुछ ना कुछ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, टीसीपी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, हम उसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। हम 2 लोग हैं और हमारे 2 एमएलए हैं और हमारे बाकी सारे लोग जुड़ रहे हैं इसमें। लेकिन जो ओपोजिशन जो इकट्ठा होकर जो काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं ओपोजिशन भी कम ही रह रही है, ओपोजिशन भी कहीं ना कहीं एक साथ में नहीं आ रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कोई ना कोई कर रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके लिए कि जो काम हमने करना है, आज हमने साउथ से नॉर्थ तक के लिए जो कैंडिडेट चुने, जो लोग चुने हैं, उनको साथ में लेके आगे कैसे बढ़ना है और वो सरकार के विरोध में आवाज़ कैसे उठाएंगे, वो हर एक चीज़ हम करने के लिए तैयार और करते जा रहे हैं। टैक्सी का मुद्दा भी काफी गरमाया है। आम आदमी पार्टी किस तरफ खड़ी है? क्योंकि टूरिस्ट और न केवल टूरिस्ट, लोकल्स भी चाहते हैं कि दूसरे ऐप बेस्ड जो कैब सर्विसेज है वो गोवा में आए, ताकि लोगों को रियायती किराए पर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मिल सके। तो क्या आम आदमी पार्टी टूरिस्ट या उन लोगों के साथ खड़ी है जो इस तरह की सुविधा चाहते हैं ताकि टूरिज्म भी बढ़े, या जो टैक्सी ऑपरेटर्स इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरह की ऐप बेस्ड सर्विसेज नहीं शुरू होनी चाहिए, उनके साथ खड़ी? देखिए, चीफ मिनिस्टर ने खुद आगे जाके कह दिया कि कोई भी ऐप नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये था कि ये फार्स था, ब्लैकमेल करना था। उन्होंने कहा कि ओला उबर जैसे को अभी एंट्री नहीं दे रहे, लेकिन अभी भी ऐप बेस्ड पर सरकार तो गोवा में ऑलरेडी ऐप बेस्ड गोवा माइल्स चल रही है। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि जिन लोगों को चोर कहा जा रहा है उनको कभी आपने बुलाया? उनको चोर क्यों कहते हैं? किसी को आप कहेंगे कि आप चोर हो, चलो आ जाओ अभी बात करते हैं, वो चोर है? वो गोवा की जनता है ना, 10,000 फैमिलीज़ है, टैक्सी भी 10,000 लोग हैं, 10,000 फैमिलीज़ उनके ऊपर डिपेंड है। तो उनको एक तरफ आप माफिया कहते हो, एक तरफ आप चोर कहते हो, फिर कहते हो आ जाओ बात करने। कभी भी कन्वर्सेशन शुरुआत करने से पहले एक चीज़ गवर्नमेंट में बतानी चाहिए कि आप हमारे ऊपर विश्वास करो कि आप आइए, बात करिए, हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसकी बात कहीं हुई नहीं है। आप किसी को हर टाइम गलत ठहराते हो और बोलते हो कि चलो आप माफिया हो, अभी हम दिखाएंगे आपको क्या करते हैं। एक तो आप एक पर्टिकुलर डिसीजन लो कि हम यही करेंगे और अब जो चाहे होगा देखा जाएगा, और आपको आना है आइए, नहीं आना है तो नहीं आइए, बट यू कांट प्ले ऑन द फेंस। सरकार की बात मैं कहता हूँ आपको, आपके लोगों के ऊपर माफिया का टैग लगाया जाता है तो उसके खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? आम आदमी पार्टी लड़ेगी? बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। हम लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप किसी को भी, गोवा की जनता है फाइनली, ये भी गोवा की जनता है, जो गाड़ी यूज़ करते हैं वो भी गोवा की जनता है, जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनके ऊपर भी पूरी गोवा की जनता डिपेंडेंट रहती है। तो सरकार फैंस के ऊपर बैठ के कोई चीज़ का निर्णय नहीं ले सकती है। एक चीज़ सरकार ने करनी चाहिए कि हम ग्राउंड पे उतरेंगे, हम एक पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे जो गोवा के टूरिज्म के हित में भी होगा, जो गोवा के टैक्सी ड्राइवर्स के भी हित में होगा, गोवा की जनता की भी हित में होगा, और जो पूरे फैमिलीज इस पूरी ट्रेड पे डिपेंड है उनके हित में होगा। लेकिन बात जब नियत की आती है, जब हम जो हर एक जो व्यक्ति गोवा का है वो सरकार की नियत के ऊपर डाउट करता है कि इनकी नियत ठीक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा होता है, कहीं ना कहीं किसी ऐप वाले को अपने फ़ायदे के लिए लाया गया जाएगा, कहीं ना कहीं एक नया ऐप शुरू करेगा जिसमें कहीं ना कहीं कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व होगा, या कोई ना कोई मिनिस्टर का जो खास है व्यक्ति है, कोई उनके रिश्तेदार है वो इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सरकार की करी हुई बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, और इसकी जिम्मेदार सरकार है। और आज सरकार अगर कहती है कि अपनी गलतियों के लिए अगर वो किसी को गलत मानती है तो वो सरकार की गलती है। आप 4 दिन पहले का सरकार का चीफ मिनिस्टर का बयान सुनिए, वो कहता है कि गोवा में स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी, और इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। भाई पेरेंट्स जाके बंद कर रहे हैं। आपने कोई अच्छा स्कूल शुरू करा जिसमें लगे कि मैं जाके मेरे बच्चे को वहाँ पे दाखिल कर दूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 40 साल पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं आज इस जगह खड़ा हूँ कि मैं ऐसे आपके सामने कैमरे पे ये बात कर सकता हूँ। क्या आज मैं मानता हूँ कि मेरा बच्चा मेरी तरह बनेगा या मेरे से बेहतर बनेगा सरकारी स्कूल में जाके? आप पेरेंट्स पे ब्लेम करके घर बैठ गए, तो ब्लेम गेम चल रही है। आज सरकार कहीं मान नहीं रहा है कि अपनी गलतियां हैं। 2027 में क्या आम आदमी पार्टी अलायंस में जाएगी?
और अगर जाएगी तो क्या कांग्रेस होगी या कोई और पार्टी हो सकती है? देखिए, क्या संभावना है? एक चीज़ तो मैं मानता हूँ और जानता भी हूँ कि गोवा की 65% जो प्रतिशत जो जनता है वो सरकार के विरोध में वोट करती है। आज ये हमने सोचना पड़ेगा कि ये 65% जो वोट शेयर है ये कंसोलिडेट कैसे करना है। हम अपने आप को वीक नहीं मानते। अब जब हम कहते हैं कि अलायंस होना चाहिए और बिना अलायंस के कुछ नहीं होगा, देखिए वो मानने की बात है, जानने की बात है। एक साल में बहुत कुछ बदल सकता है और लोगों का आज विश्वास बढ़ रहा है आम आदमी पार्टी की ओर कि ये लोग अलग से एक नई सरकार हमें दे सकते हैं, एक बदलाव वाली सरकार दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं गोवा की जनता का भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतती है क्योंकि वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। ओपोजिशन कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है, ओपोजिशन के जो वोट्स है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैं भी ये मानता हूँ और मैंने आपको इनफैक्ट इंटरव्यू से पहले भी बोला था कि गोवा में पिछली बारी भारतीय जनता पार्टी की 20-22 जो सीटें आए उसमें 13 सीट ऐसी थी जहाँ पे उनका वोट शेयर 25% था और 60-70% वोट शेयर अगेंस्ट था, मोर देन डबल। तो क्या लगता है कि अलायंस में जाना चाहिए सभी को? महागठबंधन जैसे लोकसभा में बना था, गोवा के लिए एक महागठबंधन की जरूरत है? सर, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि गोवा में रीजनल फोर्सेस भी है, गोवा में रीजनल पार्टीज भी है, गोवा में एक्टिविस्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इन सब लोगों को साथ में लेके एक ऐसी मोमेंट बननी चाहिए कि लोगों को विश्वास लगे कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, एक बदलाव लाएंगे, एक बदलाव की राजनीति, एक काम की राजनीति, एक डेवलपमेंट की राजनीति और एक ऐसी राजनीति जिसका गोवा जो आज जिस तरीके से जा रहा है, जिस राह पे हम चल रहे हैं, जिस राह पे हमें सरकार लेके जा रही है, उसमें तो विनाश होना अटल है। मैं कह रहा हूँ कि गोवा का विनाश अटल है और ये आपको दिख रहा है। आप चाहे टूरिज्म की बात करो, आप चाहे लैंड कन्वर्जन की बात करो, करप्शन की बात करो, सरकार स्कूलों की बात करो, हेल्थ की बात करो। पालेकर मानते हैं कि एक महागठबंधन की जरूरत है अगर 2027 में बीजेपी को बाहर करना है। पहली बात, एक तो महागठबंधन बने या ना बने, एक चीज़ मैं बिल्कुल मतलब कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2027 में विनाश और जो उनका जो पाप का घड़ा भर चुका है वो तो बहने लग गया है। कहीं ना कहीं मैं इतना मानता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की गोवा में सरकार बनेगी नहीं। वो महागठबंधन की हो, गोवा का एक डिफरेंट अलायंस हो या थर्ड फ्रंट हो, एक ऐसा अलायंस बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, उससे पहले विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है कि उस बैठक में शामिल हो या ना हो। 2027 के अलायंस की बात तो बहुत दूर। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज तक जो असेंबली सेशंस हुए गोवा में बहुत कम हुए हैं, बहुत वक्त भी कम दिया गया सरकार ने, क्योंकि सरकार डरती है कि सवाल पूछे जा रहे हैं। ये एक ऐसा सेशन होता है जो बहुत दिन चलता है, 3 हफ्ते चलता है नियरली। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी थी जिसमें हम सरकार को घेर सकते हैं। और मुझे इतना लगता है कि एज अ प्राइमरी ओपोजिशन कांग्रेस ने एक पहल करनी चाहिए कि जब जब कभी भी असेंबली सेशन का नोटिफिकेशन आता है उसी वक्त बैठक बुलानी चाहिए। कल मेरे ख्याल से जो कल का दिन है वो आखिरी दिन है कि हम सवाल पूछ सके और सवाल प्रेजेंट कर सके असेंबली में, सवाल एलएक्यूज रेज कर सके। उस दिन में मीटिंग बुलाना मेरे ख्याल से जायज़ चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फॉर द सेक ऑफ लिप सर्विस अगर कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो मैं उसको मीटिंग मानता हूँ, उसमें इंटेंशंस क्लियर नहीं लगते हैं और उसमें हम कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। एज अ पार्टी प्रेसिडेंट मैं इतना मानता हूँ कि ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उससे क्या हासिल होगा आई रियली डोंट नो। कोई भी पॉइंट प्रूव करने के लिए मीटिंग बुलाई गई हो तो अलग बात है, देन दे में प्रूव देयर पॉइंट, बट मुझे नहीं लगता कि हमने ऑलरेडी सवाल उठाए तो कल की मीटिंग से क्या हासिल होगा। कौन से मुद्दे हैं जो आम आदमी पार्टी इस बार सेशन में उठाने वाली है? हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लोगों से सवाल आए, हजारों आए थे, उसमें कंसोलिडेट करके हमने बहुत सारे मुद्दे उठाए। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हो, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो, पीडब्ल्यूडी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ मॉडल हो, वाटर रिसोर्सेज हो, महादाई का जो रिवर का इशू है वो हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो हर एक व्यक्ति को जिसका इफेक्ट होता है वो सवाल हमने उठाए। और हमने इसमें बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है। हमारे एमएलएज, हमारे लीडर, मैं, हमारी जो रिसर्च टीम है, सब ने बहुत सारे सवाल उठाए। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो यहाँ पे लॉट सिस्टम से चलता है, मैक्सिमम सवाल रूलिंग से आता है। इसका मतलब उनको भी विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर
या वक्त ज़ाया करने का एक प्लान चल रहा है कि दिन में 12 घंटे असेंबली चलेगी, उसमें 10 घंटे हमारे ही लोग सवाल पूछेंगे, हम ही जवाब देंगे। मतलब गोवा में एक कहावत है कि आप बोलते हैं ना कि आप मारता तसे करा और अट्टा तसे करता, मतलब आप एक करिए कि आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम मीटिंग यू और आप रोने का नाटक करो, ये चल रहा है। नहीं तो कैबिनेट मिनिस्टर इनके पार्टी से है, चीफ मिनिस्टर इनके पार्टी से है, इनके सारे लोग एक साथ में बैठ के ये सब बातें कर सकते हैं। असेंबली में क्या डिबेट करनी है? मतलब जो वक्त जो जिसमें सवाल पूछे जाने चाहिए और जिसमें जवाब सरकार को देना पड़ेगा, वो वक्त कहीं ना कहीं ज़ाया करने का एक कॉन्स्पिरेसी प्लान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ये असेंबली सेशन में भी करा है और आपको दिखेगा भी। तो विपक्ष को स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ जाना बिल्कुल जाना चाहिए और ये चीज पहले होनी चाहिए थी। आज 7 लोग हैं, 7 विधायक जो है विपक्ष में हैं, 3 कांग्रेस के पास है, 2 हमारे हैं, गोवा फॉरवर्ड का एक और आरजेपी का है। मैं ये मानता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का हो, उन्होंने ये चीज़ बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। बट आज कल मीटिंग बुला के उसमें मेरे ख्याल से गोवा फॉरवर्ड के प्रेसिडेंट और जो गोवा भट्ट के विधायक हैं उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैंने अपने विधायकों से भी बात करी कि आप अपना डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव विंग में है, एक दूसरे के साथ उनको काम करना है वहाँ पे। गोवा के इंटरेस्ट की बात अगर आती है और कल जाके उनको वहाँ से इकट्ठा काम करना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल एफिलिएशंस दूर रखे। अगर वो काम इकट्ठा विधायक अपोजिशन विधायक जो करना चाहते वो करना चाहते तो उनको जाने की पूरी छूट है। बट कोई भी काम अगर सिर्फ लिप सर्विस के लिए किया जाता है तो मैं मानता हूं कि उसमें इंटेंशंस गलत होते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से आपके अपने ही कुछ लोग नाराज होकर पार्टी से बाहर निकले, एक पार्टी बनाई और उस पार्टी ने 10% से ज्यादा का वोट शेयर लिया आरजेपी ने। नहीं, हमारे पार्टी से बाहर कई लोग थे, उनको निकाला गया था। चलिए, निकाला गया था या निकले नहीं थे हमारे पार्टी में से। वहां पे निकलना या निकालना, हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान था। लेकिन क्या 2027 में, क्योंकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। बिल्कुल। आज नाराज हैं तो कल साथ में बैठकर चाय भी पीते हुए पार्टियां देखी जा सकती है। क्या 2027 में आम आदमी पार्टियां अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती है, आरजेपी के साथ जा सकती है क्या? देखिए, हम आज आरजेपी का आप अगर उनकी जो बात है वो आप देखेंगे 2027 के इलेक्शन से आज तक, मेरे ख्याल से लोकसभा के इलेक्शन में भी मैंने खुद कहा था कि आरजेपी को हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहिए। बट उन्होंने एक अलग राह चुनी, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन अलग से लड़ेंगे, जबकि उन्हें पता चल गया कि 10% से वोट से 7% पे आ गया। आज मैं ये चीज़ मानता हूँ कि अगर इंटेंशंस आपके गोवा के हित में है, आपके इंटेंशंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इनकी जो भ्रष्ट सरकार है उन्हें हटवाना है, तो आपका इंटेंशन हमारे इंटेंशन के साथ टैली करता है और उसमें अगर कोई भी हाथ बढ़ाता है कि हम साथ में चलेंगे, तो मैं मानता हूं कि एक साथ में चलने में कोई भी कहीं पर भी नुकसान किसी का होता नहीं है। एक साथ चलने से, 4 हाथ जुड़ने से, 4 मुट्ठियां जुड़ने से ताकत बढ़ती है। मैं ये बिल्कुल मानता हूं। और जैसे आपने कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं है, राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, एवरीथिंग इज़ नॉट कांस्टेंट, एवरीथिंग इज़ डायनेमिक। और मैं इस डायनेमिज्म से मानता हूँ कि कोई भी अगर साथ में जुड़ना चाहता है, हमारे इंटेंशंस, हमारी जो काम की राजनीति में विश्वास करता है, अगर वो साथ में जुड़ना चाहता है तो बेशक साथ में चलेंगे, बिना कोई शर्त के साथ में चलेंगे। बट इंटेंशंस ही होना चाहिए कि वो सीरियसनेस होनी चाहिए कि हम ये काम, ये सरकार, भ्रष्ट सरकार की जो ख़त्म करना है उसके लिए कर रहे हैं। तो वो विश्वास अगर हमें दिखता है तो बिल्कुल क्यों नहीं, मैं क्यों आज कोई नोबडी क्लोजेस डोर्स ऑन सिमिलर इंटेंशन, पीपल विथ सिमिलर इंटेंशंस, इफ़ यू से दैट यू हैव सिमिलर इंटेंशन। पर कहीं ना कहीं दिखा है, पिछली बार भी हमने देखा कि इंटेंशन सही नहीं थे, गलत है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आप कोई भी कंडीशनल फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो तो दोस्ती का हाथ इसलिए बढ़ाते हो क्योंकि आप मानते हो कि हम दोस्त रह सकते हैं या बन सकते हो। आप कोई भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो और उसमें बोलते हो कि नहीं, आप ये करेंगे तो ही मैं आपका दोस्त बनूंगा, देन इट इज़ कंडीशनल, देन यू आर पुटिंग कंडीशंस विच समटाइम्स आर नॉट प्रैक्टिकल। कि सोच बहुतों की अलग है, पार्टियों की अलग अलग आइडियोलॉजीज है, उसमें मिक्स एंड मैच होना ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं वो इंडिया अलायंस के में आपने देख भी लिया है। इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट आपके सामने है, 400 पार जिसे बोला जा रहा था, 400 पार कहाँ दो, अगर चोरों को साथ में नहीं लिए थे,
जैसे महाराष्ट्र में लिया, बिहार में लिया और कहीं सारी जगह जिनको साथ में लिया, जिनको उन्होंने खुद चोर कहा था, उनको साथ में नहीं लेते तो चोरों की टोली 200 क्रॉस नहीं कर पाती। वो तो आप लोगों के लिए भी कहा जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जिनकी फाइलें ले लेकर बैठते थे, ये भ्रष्टाचारी है, ये है, वो दिल्ली में ही पहले दिन ही कांग्रेस के साथ चले गए थे। खैर वही बात है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैंने जब चोरों की बात करी, मैं मकसद है किसी तरह से कुर्सी हासिल करना और उसके लिए नेता जो है किसी भी स्तर तक और कहीं तक सर, मैं इस एक चीज आपको मैं इसमें कहना चाहता हूँ और करेक्शन भी करना चाहता हूँ, राजनीति कुर्सी हासिल करने का टूल नहीं है। राजनीति टूल है सोशल सर्विस आगे बढ़ाने का। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी टूल, आप कोई भी टूल लो, राजनीति जिस दिन आप मानोगे कि राजनीति कुर्सी हासिल करने का टूल है, राजनीति पैसे कमाने का टूल है, तो आप राजनीति और आप समाज सेवा कर नहीं पाएंगे। आप अगर राजनीति को समाज सेवा का टूल मानते हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं समाज सेवा क्या होती है, जो हमारे विधायक वेंजी वेगस और कैप्टन वेंजी वेगस और क्रूज सिल्वा जो करे। कभी आके देखिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया है, कैसे उन्होंने हेल्थ सेक्टर में एक अलग सा जो रेवोल्यूशन लाना था वो लाया, और मैंने खुद लाया है। मैं आज खुद अपना क्लिनिक चलाता हूं जहां लोग आके फ्री का कैटरेक्ट ऑपरेशन करा सकते हैं। कौन सी ऐसी जगह है भारत देश में जहां पे कोई भी एमएलए जो बना नहीं है और जो बनना चाहता है वो राजनीति में आने से पहले बहुत साल पहले ये चीज कर रहा है? दिखाइए मेरे को, मैं आपको अपना दिखाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ ये समय का अभाव है, किसी दिन इस मुद्दे पर स्पेशल आपके साथ डिबेट करेंगे कि राजनीति समाज सेवा है या राजनीति अब पैसा कमाने और कुर्सी हथियाने का एक जरिया है, क्योंकि ये बड़ी लंबी डिबेट का विषय है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, आप अपने भी लीडर से पूछिए और दूसरों से भी पूछिए कि वो राजनीति किस लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र टीवी पर आने के लिए, तमाम हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, और 2027 के लिए आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।